हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। आप यहाँ तक पढ़ चुके थे इसे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। और इसके आगे से हम पढ़ाने जा रहे हैं अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इसका मतलब होता है उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकार का के अंत की कल्पना या विचारधारा। उभरते मध्य वर्ग की विशेषाधिकार के अंत की कल्पना या विचारधारा। जैसा कि पहले भी कर जैसा कि पहले भी कर बढ़ने और अकाल के कारण किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, रिवॉल्ट्स कर चुके थे, परंतु उनके पास परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी थर्ड स्टेट्स के लोगों ने उठाई, तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। मतलब उस समय जो क्या था ना कि कर बढ़ चुके थे, अकाल हो चुका था, जिससे कि जो किसान थे और जो वर्कर्स थे वो रिवॉल्ट किए थे। अब उनके पास कोई चेंजेस लाने के लिए सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिकल व्यवस्था उनके पास नहीं थी, या न ही कोई प्रोग्राम्स थे। तो इसलिए ये जिम्मेदारी कौन उठाया? जो लोग या तो बहुत थोड़े पावरफुल होते थे या एजुकेटेड होते थे और जिनके पास न्यू आइडियाज़ होते थे, वो इस जो नए आइडियाज़ के संपर्क में आते थे, उन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया। 18 सेंचुरी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे उभरती मध्य वर्ग कहा गया, जिसे उभरता मिडिल क्लास कहा गया। मतलब नए सामाजिक समूह अब बनने लगे, जिसने फैलते समुद्र पार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के संपत्ति पर बल अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो आयात किया जाता था या निर्यात किया जाता था, या समाज के अमीर लोग उसे खरीद लेते थे जो समृद्ध होते थे। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा थर्ड स्टेट्स में ये जो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स, मतलब सौदागर व्यापारी और निर्माताकर्ता, मतलब जो निर्माण करता था, इंडस्ट्रियल्स, इनके भी अलावा जो प्रशासनिक सेवा करने वाले होते थे, प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। थर्ड स्टेट में अब कौन कौन आया? या तो व्यापारी आता था, या फिर जो मैन्युफैक्चर्स करने वाले होते थे वो भी आते थे, लॉयर आते थे, या फिर जो प्रशासन में सेवा कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल थे। अब ये क्या है? अब ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब जन्म से जो विशेषाधिकार होता है वो नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत जो है, उसका जो बेस क्या होना चाहिए? उसकी मेरिट, उसकी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता पर डिपेंड होनी चाहिए। स्वतंत्र और समान नियमों तथा समान अवसर पर आधारित
स्वतंत्र और समान नियमों तथा समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की एक परिकल्पना कौन किया था? जॉन लॉक और जॉर्ज रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की। ये जो दो दार्शनिक थे कौन कौन थे? जॉन लॉक और जॉर्ज, ये दोनों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का क्या किया था? खंडन किया था। और जो रूसी ने इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किया। अब आगे देखिए क्या है प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर क्या क्या लॉन्च किया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। मतलब इसमें उन्होंने ये रचना की, उसमें कहा कि सरकार को 3 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए, राज्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 13वें उपनिवेशों में ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 13वें उपनिवेशों से ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। अब फ्रांस के राजनीतिक चिंतक के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई फ्रांस के राजनीतिक चिंतक के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। दार्शनिकों ने इस विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलानी ग्रुपों दार्शनिकों ने इस विचारों को कॉफ़ी हाउसों और सैलानियों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती। मतलब इन विचारों पे क्या होता था? बहस होती थी। और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, मतलब तेजी से फैलने लगा। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था और जो नहीं पढ़ पाते थे, वो अनपढ़ थे, वो उसे जो दूसरा कोई पढ़ता था उससे समझ लेते थे। इसी समय लुईस सोलवे द्वारा राज्यों के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए गए। लुईस सोलवे के द्वारा राज्यों को कर को पूरा करने के लिए फिर से टैक्स लगा दिए गए। पूरा करने के लिए कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध
गुस्सा भड़क गया। इसे एक बार फिर से इतना समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं। देखो 18वीं सेंचुरी में क्या था, नए सामाजिक वर्ग का उदय होने लगा था, और उससे जो बिजनेस हो रहे थे समुद्र पार से ऊन का और वस्त्र का, उस पर जो संपत्ति है उत्पादन पे बल दिया गया। उस समय उसे या तो निर्यात किया जाता था या फिर आयात किया जाता था, या तो अमीर लोग खरीद लेते थे। जो व्यापारी बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, और जो प्रोफेशनल लॉयर और प्रशासन में काम करने वाले, ये लोग भी इसमें आते थे। अब ये सभी पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप बनने लगा था, और उनका मानना था कि किसी के पास जन्म का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी की हैसियत का अंदाज़ा उसकी योग्यता से लगानी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर पे विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। मतलब ये जो फ्रीडम है, इक्वलिटी इन रूल्स है, और फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये सारे जो विचार थे किसने किया था, जॉन लॉक और जॉर्ज लॉक ने प्रेजेंट किया। अपने टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने ये बताया कि नए आइडियाज़, राजा का जो दैवी और निरंकुश अधिकार है उसे खत्म करना चाहिए, राजा का जो दैविक और निरंकुश अधिकार है उसे खत्म करना चाहिए, और जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच सामाजिक व्यवस्था लागू करनी चाहिए। रूसो ने इस बात को रखा, और उन्होंने फिर आगे है कि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक बुक रची। उसके अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। जब अमेरिका 13 उपनिवेशों में से ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो उसने सेम इसी तरीके की गवर्नमेंट बनाई, और व्यक्तिगत जो अधिकार थे उसमें एक व्यक्तिगत अधिकार को गारंटी दी गई। हाँ, दार्शनिकों ने, जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने इस विचार पे बहुत बल दिया। वे जगह जगह कॉफ़ी हाउस में, जगह जगह मीटिंग्स में अब इसी पे बहस होने लगे थे, और बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इसका क्या होने लगा था, प्रचार प्रसार होने लगा था। जो बुक्स थे, अखबार, उन लोगों में जोरों से पढ़े जाने लगे थे, ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी उसे समझ सके। तभी अचानक लुईस 16 द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने से फिर से कर लगाए जाने की खबर से जो लोगों के विशेषाधिकार हैं वाली व्यवस्था के विरुद्ध लोग फिर से भड़क गए। अब इसके आगे बता रहे हैं, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्रांति की शुरुआत अब हो चुकी थी। अब यहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको। पिछले भाग में आप लोग देख चुके हो कि लुईस 16 ने किस किस कारणों से टैक्स बढ़ा दिए थे, इंक्रीज कर दिए। क्या आप सोच सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या आप सोच सकते हो कि उसने ऐसा किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। प्राचीन राजतंत्र के तहत जो वहाँ का सम्राट होता था फ्रांस का, वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल सभा की बैठक बुलाकर नए करों के लिए अपने प्रस्तावों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी और अपने नए प्रस्तावों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? 1614 में बुलाई गई थी, 1614 में बुलाई गई थी। इतना समझ में आया? लुईस, जैसा कि आप लोग पिछले भाग में देख चुके हो कि लुईस ने टैक्स बढ़ा दिए, लेकिन आप सोच सकते हो कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन समय में जो फ्रांस की राजा रहते थे वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। उसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बैठानी पड़ती थी, और उस मीटिंग में तीनों स्टेट्स के लोग जाते थे, और सम्राट लेकिन ये जो मीटिंग बैठती थी
ये मीटिंग में राजा ही निर्णय लेता था कि कब उसे मीटिंग बैठानी है, कब नहीं बैठानी है। और ये मीटिंग लास्ट में कब बैठी थी? 1614 में। अब नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे ऑन 5 मई 1789 में। आज के लिए इतना ही।